10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। अच्छी शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की, उसके बाद से थोड़ा सा मोमेंटम अब फिजल आउट होता हुआ, कह लीजिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग एट हायर लेवल्स देखने को मिल रही है। हायर लेवल्स मतलब ऑलमोस्ट 650 तक के जोन्स हमने निफ्टी को छूते हुए, तो वहां से अब ऑलमोस्ट 140-150 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। तो थोड़ा सा पस्त पड़े हैं, 1/4% का दबाव है, 17,500 के नीचे के टिक्स उसके आसपास इस समय हम लोग घूमते हुए। निफ्टी बैंक ने भी अपना मोमेंटम लूज आउट करा है, लेकिन निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा सा स्लाइटली आउट परफॉर्म कर रहा है इस लिहाज से कि जब वो निफ्टी 1/4% दबाव में, निफ्टी बैंक फ्लैट ट्रेड करता हुआ। और ब्रेथ आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। आज मार्केट्स ने अच्छी शुरुआत दी थी क्योंकि उस समय जब हम लोग खुलने जा रहे थे एग्जैक्टली 9:15 के आसपास, तो यूएस के फ्यूचर्स जो थे उन्होंने एकदम से रिकवरी दिखा दी। 1/4-1/3% दबाव की जगह 5-10 मिनट के अंदर वो फ्लैट हो गए। तो हमने शुरुआत अच्छी कर दी थी। यूएस के फ्यूचर्स अभी भी फ्लैट हैं, हम थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग दिखाते हुए इस समय। वीकेंड से पहले का सेशन भी है और कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं। इंपॉर्टेंट आंकड़ों में सबसे इंपॉर्टेंट अगस्त की यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आनी है। उससे पहले वहां भी फ्यूचर्स वोलेटाइल ही हो रहे हैं और हम भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी के साथ ऊपरी समय पे प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देख रहे हैं। जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाऊं, उससे अच्छा वो हैवीवेट स्टॉक्स की एक पिक्चर समझ में आ जाएगी आपको, कहां से कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, कहां से गवा रहे हैं हम लोग। रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, हर पॉकेट का जो लीडर है थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ, और आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे अच्छे मूव्स दिखाने वाले स्टॉक्स। लेकिन वीरू, ये जो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का सेशन कल्मिनेट हुआ है, क्या व्यू बनाना चाहिए आप? आज वीकेंड से पहले जा रहे हैं, वीकेंड पे जाएंगे तो यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड पे चला जाएगा। इन सब के बीच में अब मार्केट्स को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, मेरा अभी मानना है अभी नो ट्रेड जोन है। मैं निफ्टी को पिक नहीं करूंगा, ना कि निफ्टी बैंक को पिक करूंगा। देखिए ऊपरी और निचले छोर सुबह ही एस्टेब्लिश किए थे 617, इसके ऊपर आपको कम से कम 15 मिनट स्पेंड करने पड़ेंगे। 617 के पीछे सोच ये है आशीष, दैट्स अ फर्स्ट कॉल राइटर जोन, और हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब करीब 17,581 पे। तो आपको कुछ समय उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हमारी फर्स्ट कैंडल ने मात्र, अगर आप देखें जो 5 मिनट कैंडल थी आशीष, उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया 617 के ऊपर। इनफैक्ट 5 मिनट ने भी नहीं, कोलैप्स हो गई। तो नो लॉन्ग थॉट, स्टिल वी वॉलेट 617 ऑन द हायर साइड और 15 मिनट स्पेंड करें। नीचे आशीष अभी भी कह रहा हूँ, आज का लो मतलब जो लोएस्ट ट्रजेक्टरी है 451 20 डे में और 510, ये ट्रजेक्टरी जब तक है शॉर्ट भी मत करिएगा, ट्रैप होने के चांसेस हैं। ये रेंज बाइसेक्ट हो 510 451 ऑन द डाउन साइड, अगर ब्रीच होती है तो सेकंड बेस और ऊपरी छोर निकलता है 617, 15 मिनट टिके तो 671 696 आपको मिल सकता है। ऐसे करूंगा अप्रोच निफ्टी बैंक को, निफ्टी को। निफ्टी बैंक में भी वही केस है आशीष, 510 नहीं निकला। अब देखते हैं एग्जैक्टली फर्स्ट बेस पे क्या करता है ये। 39,110 और साथ ही साथ 38,951, ये जोन अगर टिका तो ठीक है, अगर कोलैप्स हुआ तो छोड़ देंगे निफ्टी बैंक को। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक पर मैंने क्या कहा था सुबह कि मैं सेकंड बेस तक भी इसको वॉलेट नहीं करूंगा क्योंकि वो राइजिंग 20 डे का क्लस्टर है। तो आशीष, निफ्टी के इस चैनल पर फोकस कीजिएगा। अगर इस चैनल के अंदर है तो लीव इट, बाइसेक्ट हो ऊपर या नीचे तो ट्रेड कीजिएगा। आशीष, चैनल में जब तक चैनल में है कोई ट्रेड निफ्टी बैंक पे लेने के पक्ष में नहीं। एक बार चैनल वायलेट होता है किसी भी एंड पे तो एक बढ़िया ट्रेड शायद रेडी हो आपके लिए। 10 के दमदार ट्रेड्स में आज मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी साहब जुड़ते हुए। कुछ ही देर में नवीन सर के पास जा रहा हूं, मार्केट्स पे चर्चा करनी है और आगे डीएलएफ के सीईओ अशोक त्यागी सर से भी होनी है आज कॉर्पोरेट स्कैन में मुलाकात। लेकिन इस समय बेहतरीन 10 के दमदार ट्रेड्स देने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते और साथ साथ निर्मल बंग से विकास सालुंखे नजर आएंगे। सतपुते साहब, क्या है आज 10 के दमदार ट्रेड्स? आशीष जी, देखिए, एक तो मैं यही दर्शकों को कहना चाहता हूं कि थोड़ा आज बाजार में टर्बुलेंस होगा, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बस लाइट रह के थोड़ा काम करें। वीकेंड भी है
तो देखिए एक ही कॉल मैं यहाँ पे शेयर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉल डिस्कस हो चुके हैं। तो आईजीएल पे नजर रखें, आईजीएल एमजीएल। आईजीएल का पैटर्न बढ़िया है और अकॉर्डिंग टू पैटर्न ये 420 421 का सपोर्ट है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 423 पे ट्रेड हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट आपका जो स्टॉप लॉस प्लेस होगा वो रहेगा 417 पे, और जो टारगेट दिखता है स्विंग ट्रेड के हिसाब से वो रहेगा 432 से लेके 435। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा या आप कह सकते हैं कि मोमेंटम या स्ट्रेंथ वो आईजीएल में दिख रही है। प्रस्ता गैस लिमिटेड ये है इस समय का 10 का दमदार ट्रेड्स का एक बेहतरीन पिक, खरीदारी करने का मन। सालुंके साहब, क्या रडार पे आपके, क्या पिक आप कर रहे हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी। देखो, मुझे भी पहले आईजीएल ही देना था क्योंकि मैंने भी वो पिक किया था। वो वहां पे मुझे लगता है अभी भी एक मोमेंटम जो कैरी होगा। जैसे सर ने भी बोला है कि ऊपर की तरफ जा सकता है, मुझे भी लगता है यहाँ पे। दूसरा रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक। यहाँ पे एक ब्रेकआउट वापस उसने देखने गया। हालांकि लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल चुका था, बट वापस वो नया ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो ये 2600 के टारगेट के लिए यहाँ पे अभी इसको लेके जा सकते हैं। नीचे में अगर देखो तो 2330 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना चुका है ये काउंटर। आज के दिन में इसमें जिस हिसाब से कल भी हमने पूरे दिन देखा तो ये 2330 के ऊपर की रेंज तोड़ नहीं रहा था, वहां पे रुक रहा था। उसके बाद जो ब्रेकआउट देखने मिला तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना है, 2330 का स्टॉप लॉस, ऊपर 2600 का टारगेट यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और मुझे थोड़ा सा मार्केट में ये लग रहा है कि अगर निफ्टी 17350 अगर तोड़ती है नीचे की तरफ तो जो प्रेशर है वो बढ़ते हुए देखने मिलेगा। उसमें मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड में थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि 200 डीएमए को ऊपर क्रॉस नहीं हो पा रही है। तो 2380 के नीचे जैसे ये फिसलेगा तो यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है ऊपर की तरफ। अगर मैं चाहूँ तो मुझे लगता है 2420 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक बार मुझे लगता है प्रेशर आ सकता है। तो एक सेल साइड में अगर देखना है तो एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे में 2300 के टारगेट के लिए इसको लेके जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है एक प्रॉपर बुकिंग देखने मिल सकती है। बिल्कुल बढ़िया। तो आईजीएल एक कंसेंसस, सतपुते साहब ने पिक किया, खरीदारी करने का मन, और इनफैक्ट विकास भी कह रहे हैं कि ये स्टॉक पसंद आ रहा है इस समय। तो आईजीएल एक बाय कॉल लेके चलिए, और साथ साथ विकास ने दो और स्टॉक्स इंटरेस्टिंगली हाईलाइट कर दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो अभी अभी पिछले शो में चर्चा में भी आया, पिक भी आया था, उस पर रिकन्फर्मेशन। ये शायद 2600 की अब कर रहा है तैयारी, खरीदा जा सकता है इन लेवल्स पर। एक बढ़िया ब्रेकआउट, बढ़िया उछाल, स्टॉक ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है। और साथ साथ एचडीएफसी लिमिटेड कंडीशनल सेल है इन केस वो स्टॉक 2380 की ट्रेजेक्टरी के नीचे आ रहा है, 84 पे चल रहा है, 80 के नीचे आएगा, सेल इनिशिएट करने का मन बनाइएगा। ये स्टॉक शायद थोड़ा सा प्रेशर आगे बढ़ाता हुआ नजर आए। और इस बीच अब दिखाइए कुलकर्णी सर को स्क्रीन पे। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी साहब जुड़ते हुए मार्केट बिग वॉइसेस में। नवीन सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा मूड है? कुछ ये हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे इंडिया के रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की, कैसे वो पिछले कुछ दिनों में डाउ की वीकनेस, कहां हमारे लोअर लेवल्स में फिर से एक्यूमुलेशन। क्या एक नए बुल रन की खुशबू, नए बुल रन की महक आना शुरू हुई क्या सर? देखिए, मार्केट तो काफी स्ट्रांग रहा है। ये जो रैली भी रही है तो ये रैली में जो इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा है वो काफी ब्रॉड बेस्ड रहा है। क्योंकि पहले भी जब, अगर आप 2018 में जब मार्केट जब करेक्ट हुआ था एंड उसके बाद जब वापस मार्केट इंप्रूव होना चालू हुआ था, उस टाइम मार्केट का विड्थ जो था वो बहुत नैरो हो गया था। तो टॉप 20 स्टॉक्स थे वर्सेस द नेक्स्ट लेट्स से 80 स्टॉक्स इन टॉप 100 स्टॉक्स में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस था। इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट की विड्थ बहुत ज्यादा अच्छी है एंड नए नए सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये आई वुड से आर क्लियर साइंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन। कि 3-4 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टोरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। महीने ठीक है, जो होगा होगा, वोलेटिलिटी होगी, बड़े बड़े इवेंट्स हैं, फेड और बाकी सेंट्रल बैंक्स का एक्शन भी होंगे, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत सॉलिड नजर आती है। अब नवीन सर, फिर ये वाकई एपरेंट है, बहुत हैवी बाइंग हर डिप्स में इंडियन सिक्योरिटीज में देखने को मिल रही है, एपेटाइट, और अच्छी खासी एपेटाइट नजर आ रही है। तो आप भी एक्सिस सिक्योरिटीज में हर डिप में एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हो इस समय, या अभी थोड़ा सा 3-4 महीने का समय वेट एंड वॉच पे रखा जाए, शायद यहां से कुछ मीनिंगफुल डिप्स आएंगे तब फर्दर इन्फ्यूजन करा जाए? कैसे अप्रोच कर रहे हो आप?
सो आशीष जी, सच बताओ तो बहुत ज्यादा डिप तो मिल नहीं रहा है एक्चुअली स्पीकिंग हमें। ट्रू। तो जितना डिप हम चाहते हैं कि चलो 3% 4% का मार्केट करेक्शन मिल जाए और थोड़ा अग्रेसिवली बाय करें, तो उतना डिप तो मिल ही नहीं रहा है। तो डिप जो भी आ रहा है उसमें हम बाई कर ही रहे हैं। सो दैट इज आवर स्ट्रेटेजी, क्योंकि अपसाइड तो बताना हमेशा मुश्किल होता है कि कब आएगा, कितने टाइम में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन जो भी डिप्स मिलते हैं उसमें तो हम बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जितना डिप हमें चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा है। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मार्केट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे हम फंड्स डिप्लॉय करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है मार्केट। मार्केट इज मूविंग अप वेरी वेरी फास्ट, एंड जो जो सेक्टर्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा तेजी हो रही है। फिर ये वैसे ही हो रहा है वीरू, तो सब्जी खरीदने जाओ, सब्जी वाले से मोल तोल जब करो तो कहो इतने में दे रहा है तो ले रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, वो मना कर दे, आप आगे चले जाओ, फिर रियलाइज करो इसकी सब्जी सबसे अच्छी थी, धीरे से फिर मन हार के वापस लौट के आप बेशर्म जैसे उससे सब्जी लेने के लिए। हिंदुस्तान भी वैसे ही हो रहा है कि इतनी भी बार्गेन हंटिंग कर लो, बार्गेन मिल नहीं रहा है इस बाजार में, ले दे खरीदना आपको ऊंचे वैल्यूएशंस पे। वीरू जी अच्छा, आपने बाजार की बात छेड़ी ना आशीष। जब छोटे थे ना, छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो बाजार जाया करते थे गार्जियंस के साथ, मम्मी के साथ, तो मैं अक्सर सवाल ये पूछता था, ये शुरू में ही मुल्ला जी बैठे रहते थे सारी सब्जी लेकर, सारी कोर सब्जियां, अच्छी सब्जियां, अव्वल दर्जे की सब्जियां वहीं रहती थी। तो मैं पूछता था कि यहीं से क्यों नहीं ले लेते। बाद में समझ में आया ये कारण कि वो बहुत महंगी देता था। इस बीच चलते हैं आईसीडी कोचीन, वहां पे अगर आप देखें आज विक्रांत के अनावरण के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोलते हुए आपका वक्तव्य देते हुए, आइए सुनते हैं उनको। विशेष भी है, विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। चलिए, अभी अगर आप देखें, जब और दुर्लभ दृश्य आएंगे तब आपको इस सेरेमनी में फिर ले जाएंगे एक बार। लेकिन नवीन जी से प्रश्न हमारा यही हो रहा था, और आई थिंक वो जो हम आशीष ने जो सब्जियों की बात छेड़ी थी ना, महंगी सस्ती सब्जियों की, बार्गेनिंग की, नवीन जी एक चीज़ है इस बाजार में, जो महंगा है इस बाजार ने उसको भी चेज किया। आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स को आप देखिए, आज की तारीख में सिमंस और एबीबी रोज भागते हैं। जो महंगा है को बाजार ने चेज करने में बिल्कुल दमखम दिखाया है। अभी आपके अनुसार अभी भी इन प्राइसेस पे क्वालिटी कहां परसिस्ट कर रही है? किसको चेज करना अभी भी फायदेमंद रहेगा, जो पैसा बना के दे सकता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स? नवीन जी, जैसे देखिए, हमारा जो व्यू है वो ब्रॉडली 4 सेक्टर पे बहुत स्ट्रांग है। पहला तो ऑफ कोर्स बैंकिंग तो बहुत स्ट्रांग व्यू है हमारा, तो वहां पे प्राइवेट बैंक्स अच्छे हैं और पीएसयू बैंक्स भी अच्छे हैं। मतलब एसबीआई ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, यहाँ पे भी हमें वैल्यू काफी दिख रही है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर है, कल के जो नंबर्स आए थे ऑटो सेक्टर के, पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर ले लीजिए, इवन टू व्हीलर्स के नंबर ले लीजिए, टीवीएस तो आज नया हाई बना रहा है। तो सब जगह पे यहाँ पे नंबर्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं ऑटो सेक्टर में, एंड ये कंटिन्यू होगा, जबकि अगस्त में देयर वर अ फ्यू हॉलीडेज। तो ऑटो सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। थर्ड ऑफ कोर्स कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, फेस्टिवल सीजन आ रही है, उसमें अच्छा रहेगा। एंड लास्ट जो आपने अभी मेंशन किया, जैसे कैपिटल गुड्स है,
कैपिटल गुड्स एक काफी सिक्लिकल सेक्टर है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे जो ऑर्डर बुक की जो ग्रोथ आती है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो सकती है, एंड ये डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ देता है सेक्टर। अगर आप 2004 से लेकर 2007 का साइकिल देखेंगे तो जो ग्रोथ कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया है वो अनपैरेलल रहा है इन द हिस्ट्री, राइट? तो वैसा टाइप ऑफ ग्रोथ का माहौल बन रहा है अभी, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये जो स्टॉक्स है जो हाई क्वालिटी कंपनीज है जिनमें बहुत हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है, जैसे एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, इसके अलावा थोड़ा और देखेंगे तो कमिंस हो गए, फिर और बाकी भी बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी हैं, जैसे वोल्टैप हो गया, अपार हो गया, बहुत सारे कंपनीज हैं। तो ये सब कंपनीज में अगर आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालेंगे तो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा मतलब अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ से भी बन सकता है। तो ये सेक्टर तो काफी अच्छा रहेगा इन अवर व्यू, एंड यहाँ पे अलोकेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यहाँ पे जब भी मौका मिले आई वुड से कि यहाँ पे ऐड करते रहना चाहिए। ये हो प्रिफर बस कैपिटल गुड्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी वो जो केपेक्स साइकिल है वो क्या फर्दर पेस गार्नर कर पा रही नहीं कर पा रही, उसको क्लोजली वॉच आउट करिए, क्योंकि स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाईज पे सब कामकाज कर रहे हैं और हम सब इस बिलीफ में हैं कि एक बढ़िया केपेक्स साइकिल की शुरुआत और एक मल्टी ईयर बुल रन की शुरुआत शायद कैपिटल गुड्स स्पेस में होती हुई नजर आए, लेकिन उसके लिए केपेक्स साइकिल को जरूरी है कि आप क्लोजली वॉच आउट करें। नवीन सर, इसका फॉलोअप एक ही है मेरे पास, ये इस बार ये आप ही नहीं कई सारे सब लोग मार्केट बिग वॉइसेस में आ रहे हैं जो सेक्टर्स हाईलाइट कर रहे हैं, किसी के रडार पे आईटी नहीं आ रहा। क्या किसी के देयर इज नथिंग गोइंग इन इट्स फेवर? इस समय क्या सिर्फ हेडविंड नजर आ रही है? क्यों आईटी रडार पे नहीं आ रहा? 4000 वाला टीसीएस जब 3300 में मिल रहा है, इस बार कोई खरीदना नहीं चाहता। क्या अभी भी वैल्यूएशंस रिच हैं, अनजस्ट हैं? कि अभी आईटी सेक्टर प्राइमरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, और आईटी का एक्सपोजर जो है वो पूरी तरह से वेस्टर्न मार्केट के ऊपर। चैलेंज वेस्टर्न मार्केट्स में ये है जो अभी हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, इसका इम्पैक्ट ऑन कंपनीज अभी तक आना चालू नहीं हुआ है। जैसे अभी कंपनीज हैं वहां पे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना वेज कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेंगे अपने बिजनेस मॉडल में। इन चेंजेस के वजह से उनका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो पैटर्न कैसे चेंज होगा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा कम होगा, ज्यादा होगा, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो इन चीजों के वजह से आईटी कंपनीज को इम्पैक्ट हो सकती है। दूसरी जो चीज है, आईटी कंपनीज जो है वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स पे डिपेंड कर रहे हैं आज के डेट में। जो पुराने जो मतलब सर्विस ओरिएंटेड और आउटसोर्सिंग है, उनके अलावा जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स है, इन चीजों में डिले होने की थोड़ी आशंका है। तो ओवरऑल अगर वेस्टर्न मार्केट्स रिसेशन में जाते हैं, जो बहुत लाइकली है ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, तो आईटी कंपनीज में थोड़ा सा चैलेंज तो आ सकता है, तो ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मार्जिन प्रेशर है जो बहुत कम नहीं हुआ है अभी तक, और इसको शायद और 6-7 महीने लगेंगे कि मार्जिन प्रेशर जो है, जो एम्प्लॉय वेज कॉस्ट है, ये सब चीज कंट्रोल में आने के लिए। तो आई वुड से कि और एक क्वार्टर का पेन तो है आईटी सेक्टर में, उसके बाद थोड़ा व्यू बना सकते हैं। आई वुड से जनवरी या फरवरी में थोड़ा और कॉन्क्रीट व्यू बना सकते हैं। उस टाइम तक थोड़ा सा आईटी सेक्टर्स में लाइट रहना चाहिए। रहना चाहिए, वो प्रेफर्ड पिक नहीं, वो प्रेफर्ड पॉकेट नहीं। जो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ नजर आते हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो नवीन सर के बेट्स हैं। नवीन जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मार्केट बिग वॉइसेस से अब मैं स्विच कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और इस कड़ी में आज हमारे साथ डीएलएफ के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ अशोक त्यागी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। त्यागी सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और डीएलएफ का स्टॉक दिखाइएगा, मेरे ख्याल से जून में सब 300 वाला 400 के लेवल्स पर आता हुआ इस तरह का बढ़िया मूव ऑफ लेट ये स्टॉक एंजॉय कर रहा है। ताकि सर कई सारी चीजें थी उसमें, हम लोग कुछ दिन पहले वो स्टॉक्स इन न्यूज में ऐसी चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या पॉकेट्स रडार पर रहनी है। उसमें क्रेडाई की एक रिपोर्ट हाईलाइट हुई थी कि देश की टॉप 8 सिटीज में अक्रॉस द बोर्ड सब जगह रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए। व्हाट स्टूड आउट कि सबसे तगड़ा प्राइस इंक्रीज एनसीआर रीजन में था। उस रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल से जून क्वार्टर में 10% के प्राइस इंक्रीज। इस तरह की
सॉलिड डिमांड, इस तरह का डिमांड रिसर्जेंस एनसीआर रीजन में बाकी इस तरह की स्ट्रांग परफॉर्मेंस चल रही है क्या उस पॉकेट में? आशीष जी, देखिए ऐसा है कि दो कारण हैं इसके। एक तो ये क्लियरली डिमांड रिसर्जेंस है, और इस बार डिमांड रिसर्जेंस जो है वो अच्छी डीप लग रही है, क्योंकि अब देखिए तकरीबन हम अक्टूबर 2020 से रिसर्जेंस शुरू हुई थी, और अब ऑलमोस्ट हम लोग कितने 7 क्वार्टर्स हो चुके हैं, एंड कहीं भी वो स्लो डाउन होने की कोई बहुत ज्यादा आशंका नहीं आ रही है उसमें। दूसरी चीज जो शायद एनसीआर में स्पेसिफिक ज्यादा है, कंट्री में भी है बट एनसीआर में ज्यादा है, कि जो सप्लायर्स थे वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आप मतलब देखें, अगर एनसीआर मार्केट में आज से 3 साल पहले जितने डेवलपर्स थे, उनमें से कुछ बहुत बड़े बड़े नाम, मैं नाम लूंगा नहीं स्पेसिफिकली, बट कुछ बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम में फंस के आज किसी भी हालत में दे आर नॉट इन द पोजीशन कि वो मार्केट में सप्लाई कर सकें। सो जो डेवलपर्स हैं, जो रिलेटिवली क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, वो कम हो गए हैं, डिमांड बढ़ रही है। हेंस क्लियरली जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं उनका स्टॉक जो है उसका ऑफ टेक भी इंप्रूव हो रहा है, जहां तक जब तक उसकी लोकेशन और प्रोडक्ट अच्छा है, और उसकी प्राइसिंग भी इंप्रूव हो रही है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर, कि पिछले लगभग 2-3 साल में दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे बिल्डर्स जो अगर आप देखें नहीं डिलीवर कर पाए अच्छा, वो आई थिंक अब सिस्टम से बाहर हैं, और आज की तारीख में एक इसमें कोई राय नहीं है, एज ए कंज्यूमर मैं भी और दिल्ली एनसीआर के सभी लोग क्रेडिबिलिटी का प्राइस प्रीमियम जो है वो चुकाने को तैयार है। सर अभी बताइए, जो पिछले 3-4 महीने में प्राइस ट्रेंड रहा वो कैसा रहा? अब मैं 3-4 महीने का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी में आपकी रेट साइकिल भी रिवर्स हो गई, सब्सटेंशियल रेट हाइक्स हुए, तो साथ ही साथ ईएमआईज भी बढ़ने लगी। तो इन बढ़ती हुई ईएमआईज और बढ़ते हुए प्राइस के बीच में डिमांड दिल्ली एनसीआर में है कैसी, और क्या एब्जॉर्ब हो रही है जो नई नई सप्लाई आ रही है वो? सो वीरेंद्र जी, देखिए ऐसा है, ये क्लियर है कि अगर ये कहेंगे हम कि जो लास्ट 3 महीने में चेंज हुआ है, एक्चुअली 2 साइकिल रही हैं। इस 3 महीने से पहले देयर वाज ए साइकिल अबाउट 12-1 महीने की, जहां पे कमोडिटी प्राइसेस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हुई। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 15% इंक्रीज हुई है पिछले 1.5 साल में। सो कुछ हद तक प्राइस इंक्रीज जो थी वो उसे ऑफसेट करने के लिए थी, मगर लास्ट 3 महीने में जो इंटरेस्ट, जो स्पेशली जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो वो स्ट्रेंथन होने शुरू किए हैं। तो देखिए आज की तारीख में अभी मैं मानता हूं कि अबाउट इंटरेस्ट रेट 6.5 6.6 की दर से बढ़ के अबाउट 7.5 पहुंच गए हैं। अभी उसका इंप्रूवमेंट, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा महसूस नहीं है, लेकिन अगर यही 7.5 का नंबर कल को 8.5 पहुंच जाता है तो डेफिनेटली एक बॉयंसी है वो कुछ हद तक टेम्पर अवश्य होगी। इसमें आई थिंक कोई भी 2 ओपिनियन नहीं हो सकती है। अब रही बात ये जो क्रेडाई की रिपोर्ट है 10% की, अब ये ऑनेस्टली ये कुछ रिपोर्ट जो होती हैं अरिथमेटिकल मीन्स होती हैं, तो आई डोंट थिंक हर प्रोजेक्ट में कोई 10% बढ़ोतरी हुई है, बट यस कुछ प्रोडक्ट्स जहां पे लोकेशन बढ़िया थी, जहां ऑफटेक अच्छा था, वहां इंक्रीज हुई है। हमारे कुछ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है, कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं भी हुई है। सो आई थिंक बट क्लियरली जहां जहां प्रोडक्ट सुपीरियर है, लोकेशन अच्छी है, डेवलपर क्रेडिबल है, वहां एटलीस्ट इतनी प्राइस इंक्रीज जो कि आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को आराम से एब्जॉर्ब कर सके, वो तो हर हालत में डेवलपर्स ले पा रहे हैं आज। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट ऑन दैट सर। ओके सर, अच्छा एक और चीज़, आई मीन हम कोविड काल से बाहर आए हैं और वहाँ पे जो कमर्शियल रेंटल्स थे उसमें एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ा था। डिमांड अगर आप देखें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी कम हुई थी। अब स्थिति कमर्शियल में कैसी है, वहाँ पे प्राइसिंग कैसी है, डिमांड कैसी है सर, स्पेशली दिल्ली से? नहीं, सो वीरेंद्र जी, वहाँ पे साइकिल डेफिनेटली रिवर्स होनी शुरू हो गई है। कमर्शियल में जो हमारी वैकेंसी लेवल्स थी वो ट्रेडिशनली 3-4-5% हुआ करती थी, जो कि कोविड के दौरान ऑलमोस्ट 15% हो गई थी। अब वो वापस अबाउट 11% के आसपास आ गई है। हमारे जो अंदाजा है वो ये है कि अभी इट विल स्टिल टेक अबाउट मे बी 2 से 3 क्वार्टर फॉर इट टू कम बैक टू दैट 5 से 7% की रेंज में, बट क्लियरली लीजिंग ऑफ टेक वापस आ गया है। जो कैपेक्सेस हैं वो कैपेक्स एग्जीक्यूशन फिर से शुरू हो गए हैं, और जो सबसे एनकरेजिंग ट्रेंड है कि लोगों की दफ्तरों में वापसी बहुत अच्छी तरह शुरू हो गई है। एक जमाने में जो कोविड के बिल्कुल पीक के दौरान जो ऑफिस ऑक्यूपेंसीज वर डाउन टू 5% 7%, वो वापस दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 50 और चेन्नई में तकरीबन 65% तक पहुंच गई हैं आराम से। सो अबाउट 65% ऑफ पीपल आर वर्किंग बैक
ऑफिस में चेन्नई में, और दिल्ली एनसीआर में बिटवीन 40 to 50 आर वर्किंग बैक इन ऑफिसेज, एंड दैट जो है वो बेहद एनकरेजिंग साइन है। वर्क फ्रॉम होम का कुछ हद तक ओवरहैंग रहेगा, आई थिंक उसे डिनाई नहीं कर सकते आप, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई सस्टेनेबल डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि यस, 1.5 साल जरूर कमर्शियल लीजिंग पे इम्पैक्ट पड़ा, बट होपफुली अब हम उससे निकलना शुरू हो गए हैं। रिटेल मॉल्स एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी कहता है। रिटेल मॉल्स में जब लॉकडाउन आया तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना कि 1 to 0 हो गया, लेकिन रिटेल मॉल्स में रिकवरी भी ऑलमोस्ट उतनी ही वी डिग्री से हुई है अपना, कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से रिटेल मॉल्स इतनी अच्छी तरह बाउंस बैक किए हैं, और आज की तारीख में वीरेंद्र जी जो हमारे फुटफॉल्स हैं, हमारे रेवेन्यू शेयर्स हैं, वो बाय एंड लार्ज प्री कोविड लेवल से पहुंच गए हैं। ओके, दैट्स फाइन सर। मैं एक आशीष जानते हैं, मैं सोच रहा था कि जब भी डीएलएफ से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से, एक बात जरूर पूछूंगा। नवीन, आजकल एक पता है गुड़गांव में एक इंडिपेंडेंट फ्लोर कल्चर जिस पे डीएलएफ ने काफी काम भी किया है सर, ये सेगमेंट कैसा कर रहा है? और वहाँ इस बार मतलब आज की तारीख में आप दिल्ली एनसीआर में न्यूज़पेपर उठा के देखें तो वो पटा पड़ा होता है वो आपके कॉमर्शियल से। ये अच्छा कर रहा है वाकई ये जो नया कॉन्सेप्ट? नहीं, ये फैक्ट है, मैं बताऊं वीरेंद्र जी, कि अक्टूबर दिवाली 2020 में हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लॉन्च किए थे। अच्छा, हमने जो लॉन्च किया था, हमारा एक यूनिक पर्सपेक्टिव ये था कि हमारे पास देवेंद्र जी, जब हमने डीएलएफ के जो फेजेस 1, 2, 3, 4, 5 हैं, जब ये काटे थे 80s और 90s में, हमें उन दिनों की ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर यार्ड्स की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी, और आज की तारीख में लोग प्लॉट्स बहुत कम खरीदते थे। सो हमने इंडिपेंडेंट फ्लोर ओरिजिनली लॉन्च किए थे इस इन्वेंट्री को मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली उसकी सफलता जो रही है वो बिल्कुल मतलब आशातीत रही है। हम लोग आई थिंक हमने तब से अक्टूबर 2020 से अब हम सितंबर 2022 में बैठे हैं, हमने मेरे ख्याल से 1501 करोड़ का तो इंडिपेंडेंट फ्लोर यहाँ निकाल चुके हैं गुड़गांव में। अभी हमने पिछले सप्ताह पंचकुला में निकाले हैं जो कि बेहद सफल रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट फ्लोर एज अ प्रोडक्ट, आई थिंक क्या था, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स एनसीआर में होते थे बट रिलेटिवली नीश स्मॉलर डेवलपर्स करते थे। फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ने एक ऑलमोस्ट, मैं क्या कहूँ, इंडस्ट्रियल स्केल पे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स निकाले हैं, एंड दिस हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। एंड अब आप देखिए गुड़गांव में बाकी डेवलपर्स भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की तरफ आ रहे हैं। सो ये एक प्रोडक्ट सेगमेंट था जो कि फॉर सम रीजन बहुत सालों से हाशिए पे था, और ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो गया है सर। और रिटेल की जो आपने बात करी, एक्चुअली डीएलएफ की एनुअल रिपोर्ट स्टेट करती है कि रिटेल प्रेजेंस अगले 4 से 5 सालों में डबल करने की योजना, 5 मिलियन स्क्वायर फीट अगले 5-6 सालों में डीएलएफ और ऐड करेगा। तो तगड़े इन्वेस्टमेंट्स की प्लान इसीलिए क्योंकि आप इस स्पेस को लेके खासे बुलिश सर, और ये क्या मॉल सेटअप करने की तैयारी हुई लार्जली, ऐसा मान के चलूं क्या डीएलएफ? जी, तो ऐसा है सर कि एक हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट था जो कि फिलहाल काफी दिनों से स्लो बर्न पे था, वो वापस आ गया है, विच इज कॉल्ड मॉल ऑफ इंडिया गुड़गांव। ये तकरीबन एक 3 मिलियन स्क्वायर फीट का मॉल होगा जो कि शायद भारत का बिगेस्ट मॉल होगा। इस पे पूरा काम शुरू हो गया है, हमें टारगेट कर रहे हैं कि भाई अगले ईयर तक हम इसका कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे। उसके अलावा हम 4 डिस्टिंक्ट मॉल्स कम सॉर्ट ऑफ नेबरहुड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। एक गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर, एक सेंट्रल दिल्ली में, एक गोवा में, और एक न्यू गुड़गांव में, जो भी अगले 2.5-3 साल तक आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। सो क्लियरली रिटेल में हम जो है वो काफी बुलिश हैं इस समय, और फ्रैंकली जिस स्पीड से रिटेल वापस आया है, आई थिंक उससे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक जमाने में जो डर था कि साहब ऑनलाइन रिटेलिंग जो है वो फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल को कंप्लीटली खत्म कर देगी, ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा शॉपिंग चेंजेस हुए हैं, बट आई थिंक द रिटेल मॉल्स कंटिन्यू टू बी एन एक्सट्रीमली, जिसे कहते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो मॉल रेंटल्स को लेकर आउटलुक अच्छा, ऑक्यूपेंसीज आई एम श्योर इंप्रूव हो रही होंगी। फिर वो डीसीसीडीएल की रीट लिस्टिंग के लिए कोई अपडेट? आपने जीआईसी सिंगापुर ने मिलकर कुछ डिसाइड किया, नहीं किया, या आप लोग को लगता है कि डेवलपमेंट पोटेंशियल अभी बहुत तगड़ा है, रीट की जरूरत है ही नहीं? नहीं, सो देखिए, ऐसा नहीं है कि रीट की जरूरत नहीं है, रीट की जरूरत तो हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि रीट में 2 फायदे होते हैं। देखिए, एक तो ये कि रीट जो है वो क्लियरली एक्सपेंशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक कैशलेस तरीका है किसी भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म के लिए। बी, क्योंकि जीआईसी एक फंडामेंटली रूप से एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, a REIT will also give them at some stage
रोड मैप अपना एक पोटेंशियल मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन दो कारण हैं मैं बताऊं जिसकी वजह से हम लोग अपना अभी एक्टिव उसमें जोन में नहीं आए हैं। एक तो ये कि जो ब्याज दरें हैं, इंटरेस्ट रेट्स, दोज हैव गॉन अप एंड अभी एटलीस्ट लगता है कि शायद हम पीक से थोड़ा दूर हैं अभी। तो आपको पता है कि ये रीट्स का खेल काफी हद तक इंटरेस्ट रेट्स का खेल होता है, तो टू सम डिग्री आई थिंक एक मोर स्टेबल इंटरेस्ट रेट रिजीम आनी चाहिए बिफोर दिस रीट इज लॉन्च्ड। और बी, आप सही कह रहे हैं, जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है इस रीट का वो बाकी रीट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो टू सम डिग्री जो हमारा करंट कैपेक्स साइकिल है, हम मानते हैं कि ग्रेजुअली वो पीछे हो जाए हमारे, देन दैट मे बी अ मोर अपॉर्चुन मोमेंट। लेकिन जो खुशखबरी मैं तो आपको ये देना चाहूंगा कि बाय एंड लार्ज जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चरिंग वगैरह के जो स्टेप्स थे वो आई थिंक हम लोग काफी हद तक हो गए हैं, और आज ऐसे हालत में हैं कि अगर दोनों शेयर होल्डर बटन दबाएं तो मेरे ख्याल से हम 6 to 9 months में उसके बाद हम लोग रीट मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन वो कब बटन दबाएंगे आई थिंक इज स्टिल अ मोमेंट ऑफ, मतलब जिसे कहते हैं एक डिसीजन का पॉइंट है, जो कि अभी आई थिंक कुछ समय लगेगा उसमें से। त्यागी सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, और बहुत बढ़िया तरीके से सेक्टर और जो कंपनी स्पेसिफिक टेलविंड्स हैं उस पे, हेडविंड्स हैं उस पे बातचीत करने के लिए। वीरू, ये आपने त्यागी सर से एक सवाल पूछ दिया, वो इंडिपेंडेंट फ्लोर मतलब पूरा पूरा माला मेरा, क्योंकि हम मुंबई वालों को आदत नहीं है ऐसी बातें सुनने की, ऐसा मतलब पूरा माला मेरा? नहीं, देखिए आशीष, क्या होता है ना, हम लोग जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं तो यहाँ पे आके सबको 2004-5 में 10 में फीलिंग होती थी यार अपना प्लॉट लेके ही बनाएंगे। एक फीलिंग होती थी, घर में पूछते थे कि एक मकान लेना है तो क्या अपना प्लॉट लेके बनाएंगे? जनाब, अपना प्लॉट लेके इस शहर में अपना मकान नहीं बनता। तो क्या होता था, अपने प्लॉट की एक फीलिंग होती थी, लोग फ्लैट में रहना नहीं चाहते थे। और अभी सर ने जो बताया, समझाया कि उस फीलिंग को कुछ हद तक इस कॉन्सेप्ट ने पूरा कर दिया। प्लॉट है और उस पे कम से कम 4 या 5 फ्लोर बन गए, और बहुत ही शानदार, आई मीन डीएलएफ जिस तरीके के अगर निर्माण करता है, बेहद ही शानदार, क्लास टाइल वर्क्स बेहद शानदार, और उसको बेचते। तो आप एक प्लॉट पे हैं और 5 फ्लोर हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर आपका, 1 फ्लोर पूरा आपका है। तो ये कॉन्सेप्ट गुड़गांव में तो बहुत चल रहा है आशीष इस वक्त। वहीं चलेगा भाई, यहाँ पे तो हम लोग सोच नहीं पाते। हमारे यहाँ तो हम तो सोचते हैं आजकल यहाँ पे कि वो किचन हटा दो, जोमेटो से बुक कर लो, तो जगह का इस्तेमाल कमरा बड़ा करने के लिए कर लेंगे। बालकनी को अंदर ले लो, बाजू वाली दीवार तोड़ के अंदर मिला लेते। ये कल का सवाल सुमित का, आपने सवाल दिखाइए, पूछिए। हाँ, अच्छा, वो कल का सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, उसका जवाब वीरू ही देंगे। उन्होंने कल कहा था ये ये फोटो ऐसी लगाई है, फोटो से क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बड़ा बड़ा करके देखेंगे तो फोटो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी आपको। पहले तो है ब्रश, टूथ ब्रश, दूसरा है बैटरीज, तीसरा है पेन जो कि मर्ज हो चुका है इस इमेज के अंदर, और चौथा है परफ्यूम का बॉटल। ये प्रोडक्ट किस कंपनी से जुड़े हुए थे जो इस कारोबार में अब है या नहीं है, वो आपको वीरू बताएंगे। तो वीरू, आप बताइए जरा, कौन सी कंपनी आपने आइडेंटिफाई की? कंपनी है एवररेडी। सुमित, कंपनी है सही हूं? एवररेडी का एवररेडी। क्यों ऐसा, क्यों से लगा कि एवररेडी? देखिए, एक तो बैटरीज आती है इनकी, नहीं बैटरीज भी हैं, देखिए बैटरीज भी हैं। एवररेडी का स्टैम्प पैड भी आता है, इंक है इनकी। एवररेडी का पेन भी है, और एवररेडी का जो टूथब्रश है वो है इनका, जो बताऊं मैं आपका, द जंगल बुक एक्स बैक्टीरिया टूथब्रश। तो ये सारे चीज जो प्रोडक्ट मुझे मिले वो एवररेडी के मिले सुमित। और मेरा उत्तर है परफ्यूम को मिस कर गए आप। बैटरी का पानी डाल, मैं एक्चुअली सॉरी, मैं परफ्यूम को मिस कर गया, लेकिन ये 4 प्रोडक्ट। बैटरी का पानी। अच्छा, देखिए, ये कंपनी जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। असल में ये कंपनी के सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट नहीं है, इसमें अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो ये कंपनी टॉयलेटरी पेपर बनाती थी, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी थी, एक जमाने में ये कंपनी च्युइंगम के लिए भी बिड करने जा रही थी, वो बात अलग है, बाद में नहीं उसमें बिड किया। ये कंपनी का नाम है जिलेट। ये जिलेट, ये वाली? हाँ, शेव वाली जिलेट, जिसका इस्तेमाल हम तीनों तो एटलीस्ट सुबह सुबह रोज करते ही हैं। तो वो जिलेट करना ही पड़ता है। हाँ, मजबूरी है हमारी। तो वो जिलेट, ये वो कंपनी है, ये सामने आ गया। 1996 में इन्होंने ड्यूरासेल का अधिग्रहण किया था। उसके बाद ये अधिग्रहण का सिलसिला और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ओरल बी, ये भी इन्हीं का ही प्रोडक्ट है, जो कि इन्होंने एक्वायर किया था कुछ साल पहले। असल में बहुत साल पहले जो जिलेट थी, उनके कोर कारोबार में रेवेन्यूज नहीं आ रहे थे,
तो उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और बहुत सारे कारोबार में डाइवर्सिफाई किया। 96 में उन्होंने ड्यूरासेल खरीद ली, फिर उन्होंने ओरल भी ले लिया, और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत बड़ी परफ्यूम कंपनी को भी उन्होंने खरीद लिया था। और अभी कुछ बिजनेसेस डिसकंटिन्यू हो गए। इन्होंने कुछ बिजनेस को, फिर नए जब मैनेजमेंट आई तो उन्होंने कुछ बिजनेस, ये ईव ऑफ रोमा परफ्यूम जो है उसका एक अधिग्रहण 1967 में किया था। 1992 में पाकर या एक वाटरलू पेन जो आता था पहले, वो भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे कुछ बिजनेसेस को इन्होंने अपने पास रखा, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो इनकी पेरेंट है उसमें मर्ज हो गए, और बाकी कारोबार जो हैं वो ये लोग डिसकंटिन्यू कर गए। तो ऐसे कर करके इन्होंने कारोबार को रखा और डीमर्ज किया। लेकिन ये जिलेट है जिसने इतने सारे एक्विजिशंस भी किए विद टाइम, और उन एक्विजिशंस के साथ साथ ये कंपनी अब हम जिससे जानते हैं, मतलब ब्राउन करके एक बहुत पहले शेवर आता था, ब्राउन के अभी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं प्रोडक्ट। हाँ, तो ब्राउन शेवर जो था वो जिलेट का था एक टाइम पर। तो और एक ज़माना ऐसा भी था कि रिगलेज जो च्युइंगम थी उसको उसके साथ ही अपने शेविंग ब्लेड्स को देते थे। और उस ज़माने में जब ये मतलब शेविंग ब्लेड जो था, वो शेविंग ब्लेड का आइडिया भी इन्हें एक बॉटल कॉक से आया, क्योंकि बॉटल कॉक डिस्पोजेबल होता है, तो वो डिस्पोजेबल बॉटल कॉक बार बार यूज़ करो और फेंक दो। तो उनको आइडिया है कि इसी तरह का हम शेवर बनाते हैं, उसको यूज़ करो और फेंक दो। तब से उनको फ्री आइडिया है, जो आज इनका लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वही गजब है। लेकिन वीरू आपका एफर्ट कमेंडेबल था। हाँ, आप ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। हाँ, बस एक पानी वाला आखिरी वो परफ्यूम वाला मामला सेट हो जाता तो आंसर सही था। मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया था बीच में, तो हो सकता है दूसरा आंसर भी सही है। नहीं, एक्चुअली क्या है, सुमित ने गुलाटी मार दी ना चक्कर यहाँ पे। सुमित ने कहा कि हिस्टोरिकली भी उनके पोर्टफोलियो में रहे हो। अब भाई अपन तो एग्जिस्टिंग ढूंढ रहे थे, एग्जिस्टिंग ढूंढ रहे थे। कल काफी पढ़ाई उस पे भी हो गई, सही किया। अच्छा, आप क्योंकि बहुत ज्यादा समय एक्सीड कर गए हैं, इन्हीं की गलती, इन्हीं का शो है, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें। लेकिन सवाल कल का ही प्रोड्यूसर साहब लेकर आ गए भाई। प्रोड्यूसर साहब का वीरू जो आज का सवाल है वो आईएनएस विक्रांत से जुड़ा हुआ है। देश को मिले पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत क्यों रखा गया? सवाल तो अच्छा, एकदम एप्ट है आज के मूड के साथ। इस पर बातचीत मंडे के दिन। भाई ओवर टू यू। बहुत सारी बातचीत सवालों पर हो गई, अब दूसरे सवालों का वेट कर रहे हैं हमारे बहुत सारे दर्शक, तो उन सवालों के जवाब भी दिलवाए थे। गाबा सर हमारे साथ मौजूद होंगे और बातचीत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मार्केट देख लें। मोर लेस फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है। आगे शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।